address of the Science Conclave 2024. With a big round of applause, I invite Honorable Vice Chancellor Sir on the dais. Respected आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर एस.के. गखड़ जी, एक्स वाइस चांसलर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी गेस्ट ऑफ ऑनर, एक्स प्रोफेसर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर के वसीम जी eminent speaker who was professor eminence in Punjab University Chandigarh, chairperson of the department Bhatia ji, Verma ji, madam registrar Loveleen Mohan ji, सभी प्रोफेसर्स जो वेरियस कॉलेजेस से आए हुए हैं, वेरियस यूनिवर्सिटीज से आए हुए हैं, और प्यारे बच्चों, बहुत ही आज हमारे यूनिवर्सिटी के लिए सौभाग्य का दिन है कि साइंस कॉन्क्लेव में हमने जो नॉर्थ इंडिया के या कहें कि सारे इंडिया के जो एमिनेंट साइंटिस्ट थे, हमारी ये कोशिश थी कि हम सब उनको जो है यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाएं, जिससे हमारे बच्चे जो है प्रेरित भी हों और लाभान्वित भी हों। तो उसमें गखड़ साहब जो 2 टाइम जो है वाइस चांसलर रहे हैं हरियाणा में ही, और प्रोफेसर थे एमडी यूनिवर्सिटी में, अरोड़ा जी जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, इसके अलावा मैंने आपको बताया वसीम साहब जो प्रोफेसर एमिनेंस हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के अन्य पदों पर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि इनके वक्तव्यों से आप जरूर जो है लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब, सभी से मैं इतना बताऊं कि जितने हमने आसपास के जींद जिले के और आसपास के स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स भी, उनके बच्चों को भी हमने यहाँ पर जो है बुलाया हुआ है, क्योंकि यही हमारे जो है फ्यूचर साइंटिस्ट हैं। जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो तो है ही, जो +1 2 के जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी हमने बुलाया है कि क्योंकि इसमें इस कॉन्क्लेव में बहुत सी ऐसी जो है प्रतियोगिताएं हैं जो शायद उन बच्चों को ज़्यादा लाभान्वित कर सकती है और वो मोटिवेट भी होंगे, और उसमें हमारा खुद का भी इंटरेस्ट है कि वो इन चीज़ों को देखेंगे और उन्हें ये पता लगेगा कि जींद में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो हम एक उससे क्या है कि सारे जींद का जो माहौल है वो एजुकेशन का माहौल बनेगा। तो हमारे यहाँ प्रयास हर एक्टिविटी को लेकर यही होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है मोटिवेट हों और उससे लर्निंग प्राप्त करें। मैं आप सभी साइंटिस्ट का हमारे यूनिवर्सिटी में आने पर अपने CRSU परिवार की ओर से, अपने बच्चों की ओर से आपका जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस तरह की आशा भी करता हूं कि आप आगे जब भी किस तरह की एक्टिविटी हो हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए, तो आपको जो है बुलाएं, तो आप ज़रूर जो है इनके सामने मतलब अपना जो है वक्तव्य या कोई मतलब लेक्चर या कोई व्याख्यान इस तरह से जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए देते रहें। आपका आशीर्वाद इन बच्चों के लिए भी बहुत ही जो है मतलब लाभकारी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और सभी बच्चों से भी अपील है कि यहाँ पर जो आए हैं आप, मात्र ये नहीं आए कि आपने ये चीज़ें देखनी हैं, बल्कि आपने उनसे कुछ न कुछ सीखना है। हमने कुरुक्षेत्र की जो एक साइंस की वो भी हमने यहाँ पर बुलाई हुई है, वो एक्टिविटी करेंगे किस किस तरह से जो है, उसमें एग्जीबिशन भी कई लगाई गई हैं ये शो करने के लिए कि आप उनसे जो है कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुझे ये कहने में कि दूसरी यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी प्रोफेसर्स हैं, उनका भी मैं जो है तहे दिल से जो है सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी जो है इस चीज़ का मतलब बच्चों के लिए एक यादगार पल बने और बच्चे ये कहकर जाएं कि हाँ मतलब ऐसे प्रोग्राम जो है होते रहने चाहिए। और आशा है हमारा प्रशासन यूनिवर्सिटी का इस तरह के जो है प्रोग्राम और एक्टिविटी आप बच्चों के लिए करते रहेंगे।
बहुत बहुत लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय भारत, जय हरियाणा। Thank you, sir, for your enlightening words. We have with us esteemed guest of honor, Professor Om Prakash Ji, an emeritus professor from the Department of Chemistry at Kurukshetra University, Kurukshetra. Sir is an alumna of IIT Roorkee. He has supervised more than 50 PhDs and is a widely published researcher of international journals. Sir had been chairperson of Department of Chemistry at Kurukshetra University, Director of Institute of Pharmaceutical Sciences at Kurukshetra University, and is currently Chief Editor of Indian Journal of Heterocyclic Chemistry. Sir, your scholarly contributions have left an indelible mark on the academic landscape, and with great honor and pride, I invite you on the dais for your address. Professor Om Prakash Ji, with a big round of applause. Kindly give a big round. मंचासीन आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर गक्खड़ साहब, वाइस चांसलर साहब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रणपाल जी और रजिस्ट्रार मैडम डॉक्टर प्रोफेसर बशीन जो सबसे हमारे में सीनियर हैं, आज के की नोट स्पीकर हैं, और साथ में अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के वधवा जी, दीपक वधवा जी, वर्मा जी, बाकी सभी टीचिंग फैकल्टी के मेंबर जो यहाँ उपस्थित है, आदरणीय मेंबर, और नॉन टीचिंग स्टाफ से बाकी अपने प्यारे छात्र जो आज के कार्यक्रम के मुख्य हिस्सा हैं, तो सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। मैं वास्तव में अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे आपने इतने अच्छे कार्यक्रम के अंदर, जहाँ यंग जनरेशन, बच्चे और सारे हैं, और मेरे जैसे यानी बूढ़ा कहूँगा कि 70+ 75 होने वाला हूँ, यानी 2 जनरेशन का गैप भी हो सकता है, एक जनरेशन का गैप हो, तो एक आउटडेटेड आदमी को आपने यहाँ इतना अवसर दिया, तो मुझे गौरव महसूस है, खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, मैं कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हिस्सा जरूर हूँ, और मुझे आपने ये सम्मान दिया, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके वाइस चांसलर साहब और दीपक वधवा जी, चेयरमैन केमिस्ट्री, सभी। तो वास्तव में मैंने जैसे कहा कि मैं आउटडेटेड हूँ, क्या कहना चाहिए कि 2 जनरेशन का गैप हो गया आप अगर बच्चों से कंपेयर करोगे। मेरी जो दोती है वो दोता +2 में पढ़ रहा है, और दोती जो है वो लॉ फर्स्ट ईयर में है, तो आप एज गैप समझ, तो स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो एक तरह से 2 जनरेशन हो गई। और यानी मुझे कहता नहीं कि जैसे हम इस एज में ऐसा ही होता है, कोई एनर्जी नहीं रही हमारे अंदर, सोचने की शक्ति नहीं रही, लेकिन आपको देख के मन प्रसन्न हो जाता है और एनर्जी मिलती है ना। तो और वो भी अवसर किसका है? विज्ञान के छात्र, विज्ञान के स्टूडेंट, विज्ञान के रिसर्चर, विज्ञान के टीचर बाकी भी हैं, उनके बीच में हूं मैं, तो अपना पुराना समय याद आ जाता है, कैसे कैसे काम करते थे, हम भी +2 में थे कभी, हैं? लेकिन आज जनरेशन और पुरानी जनरेशन से भी हम बात कर रहे थे अपने चीफ गेस्ट और प्रोफेसर बशीन के साथ। एक हमारा जमाना था, लोग अपने जमाने की कथाएं सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, एक आपका जमाना है, हम भी उसमें मौजूद हैं, तो कितना फर्क है बाबा। हम जब रिसर्च कर रहे थे या पढ़ रहे थे, हमारे पास जो है
पेन भी लिखने के लिए ठीक से होता नहीं था, कापी किताब में अरे किताब ढूंढनी पड़ती थी लाइब्रेरी में जाकर। लेकिन आज के बच्चों के पास तो सब कुछ है। हम साइकिल पर भी नहीं सवार होते थे, पैदल जाते थे या साइकिल पे जाते थे। आपके पास कारें हैं, हमारी जनरेशन के पास, मतलब आपके पास। तो कितना परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन किस वजह से आया? विज्ञान ने जो आविष्कार किए हैं, विज्ञान के आविष्कार हुए और एक के बाद विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी कहेंगे, उसके बेस पे जो हम आज इस स्थिति में हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हम विश्व गुरु रहे हैं। हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो कल्पना आज साकार होती दिखाई दे रही है। कभी हमें आउटडेटेड कहा जाता था भारतीयों को, जैसे मैं कह रहा हूं मैं 70+ हो गया तो आउटडेटेड हो गया। ऐसे जब मैं शिकागो गया था 83 के बाद जाता रहा हूं, तो वहां पर क्या स्थिति थी हमारी 83 में। मैंने MSc PhD करके पोस्टडॉक को गया था 83 में शिकागो यूएस से। तो वहां पर जो सड़क पर हम गुजर रहे होते थे, पैदल जा रहे होते, तो मान ले कोई लेडी, खासकर वृद्ध लोग, वो गुजरते थे ना, वो हमारी तरफ देख के मतलब नाक मुंह जैसे वो करते थे और कहते बोल भी देते थे ये ब्लडी इंडियन, ऐसा बोलते थे। अब आप कल्पना करो कि हम किस युग के हैं। और आज क्या है? आज हमारे प्रधानमंत्री का, अमेरिका का प्रधानमंत्री, यूके का प्रधानमंत्री उसको गले लगाता है। और आज हमारा प्रधानमंत्री आई थिंक कि विश्व के प्रधानमंत्रियों में सबसे ऊपर उसका नाम है। क्यों? ये क्या है? ये परिवर्तन आपने लाया है, हमने लाया है। ये परिवर्तन विज्ञान ने लाया है। हमारी सोच धार्मिक है, आध्यात्मिक है और वैज्ञानिक है। तो इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे विश्व गुरु होने का सपना साकार हो रहा है। हम विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं, सर्वे भवन्तु, वो अब हम करेंगे, कर रहे हैं। अपने देश का उद्धार हो रहा है। हम कहां बढ़ रहे हैं? सड़कें भी हम जैसे आते हैं, हम चाहते थे तो गड्ढों में सड़क होती थी, हमें सड़क ढूंढनी पड़ती थी। आज हाईवे से आए हैं कुरुक्षेत्र से, 1.25 घंटे के अंदर मैं अब घर से यहां पहुंच गया हूं। क्या युग है? अमेरिका में हम जब सड़कें देखते थे तो पता लगता था ऐसी सड़कें होती है, और अब देख कहते हैं हमारी सड़कें वहां से बढ़िया। कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता। मोबाइल हर बच्चे के पास है, परिवार के अंदर सबके पास मोबाइल है अलग अलग, और इस मोबाइल के अंदर दुनिया है। जब मैं 83 में गया था तो मैंने कंप्यूटर पहली बार हाथ लगाया था, यानी डर लगता था कंप्यूटर को हाथ लगाते हुए। आज बच्चा जो है ये फोन यूज करता है, छोटा सा बच्चा। आप तो बड़े हो, मेरे यानी घर में मेरे साथ रहता है, यानी मेरा भतीजा, उसका बच्चा है छोटा सा 8-10 साल का, वो सारे ऑपरेशन जानता है इस कंप्यूटर के, मोबाइल के। मुझे नहीं आते। तो आपके अंदर बहुत क्षमता है, आपके पास अवसर है और उस अवसर का आप उपयोग कर रहे हैं। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो मुझे एक हमारे जानकार मित्र थे, आदरणीय थे, वो कभी कभी कहते थे 3H, 3H, यानी H हेड, हार्ट, हैंड, दिमाग, ज्ञान, ज्ञान चाहिए, और कर्म, हाथ चाहिए, हार्ट, दिल चाहिए, और भक्ति चाहिए। ज्ञान, कर्म और भक्ति का आधार हमारी गीता, उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। और उसमें सब विज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो वी आर लकी कि हमारे पास अध्यात्म भी है, धर्म भी है, विज्ञान भी है। हम बहुआयामी आविष्कार कर सकते हैं, बहुत बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। तो आपको देखकर मेरे अंदर, आपने देखा होगा मैं जब शुरू किया था बोलना, आवाज नहीं निकल रही थी, हैं? अब मेरी आवाज में दम आ गया है। बात कर रहा हूं आपसे, शेयर कर रहा हूं, मजा आ रहा है, खुश हो रहा हूं। हालांकि मैं कर नहीं पा रहा हूं, करना चाहता हूं, लेकिन आप में के अंदर देख रहा हूं कि आप बहुत कुछ करेंगे।
आप साइंस के छात्र हैं, आप यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट भी लाए होंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह सकता हूँ कि सिलेबस तो बहुत अच्छे बन गए, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई, लेकिन एक चीज मिसिंग जो मुझे लगती है, अभी भी मैं जाता हूँ कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज के अंदर या लैब के अंदर, प्रैक्टिकल वो मिसिंग है या उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं इस बात को अनुभव करता हूं और इस बात को कहता हूं कि साइंस प्रैक्टिकल के बिना नहीं चल सकती। बिना एक्सपेरिमेंट के हम साइंस आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आविष्कार करना है, अगर आगे प्रोजेक्ट लाना है, तो पहले हमें करना पड़ेगा। सिद्धांत है, सिद्धांत को प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो भली प्रकार करें, सही से करें। मेरे छात्र मैंने 50 से ज्यादा पीएचडी स्टूडेंट निकाले हैं। एमएससी क्लास जब लेता था तो बेंच पर जाकर काम करता था उनके साथ। ये नहीं कि जाकर बैठ गया कुर्सी पर, हाँ बुला लिया सबको, नो, हाँ नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आ रही सर, मैं आता हूं आपके साथ, कराता हूं। कैसे नहीं आएगा, करके दिखाता हूं उनको। तो ये जो आपके अंदर स्पिरिट है, ये तड़प है काम करने की, सिखाने की, ये हर टीचर के अंदर चाहिए। और साइंस के टीचर के अंदर विशेषकर कहता हूं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के, बिना एक्सपेरिमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बताया गया जैसे कि मैं एक जर्नल का चीफ एडिटर हूं। वो जर्नल ज्यादा बड़ा अच्छा जर्नल नहीं है, लेकिन मुझे उसमें अनुभव होता है कि कितना लैगिंग है प्रैक्टिकल मामला। लिखता कुछ है, करता कुछ है, यानी करना कुछ, लिखना कुछ, ये नहीं पता कैसे मैं जो काम किया वो लिखूं, लिखने का अनुभव भी चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपसे मेरी शेयर करने की इच्छा है, लेकिन मैं अंत में, क्योंकि बाकी मुख्य अतिथि भी हैं, बाकी मुख्य स्पीकर भी हैं, तो उनको अपना समय उनका चाहिए। तो बस इतना जरूर है कि आपके बीच में आके मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। और सभी से अनुरोध है, छात्र छात्राओं से भी और टीचर से भी, अध्यापकों से, प्राध्यापकों से भी, कि प्रैक्टिकल पर आप एम्फेसिस दीजिए। जो सिलेबस है उसको ठीक से कराइए और करें, आप खुद करके दिखाइए। इतने अनुरोध के साथ मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयां इस अवसर की, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. This was Professor Om Prakash Arora ji. He gave us he shared his wise words of wisdom with us, and for sure, for a subject like science, practical is the backbone of such a subject. Following the address of Professor Om Prakash ji, we eagerly anticipate the address of our chief guest, Professor S.K. Gakhar ji, formerly Vice Chancellor of Indira Gandhi University, Mirpur, Rewari, a distinguished academician whose leadership has propelled IGU towards new heights. Sir has been part of close to 20 major research projects funded by ICMR, DST, DBT, UGC, CSIR and many other reputed agencies. Sir has been formerly Vice Chancellor of Shri Shri University, Karak, Odisha, founder Vice Chancellor of Chaudhry Bansilal University, Bhiwani. His insights into the administrative as well as academic field in higher education has undoubtedly enriched understanding and inspired many students and teachers like us. And he still strives for greater achievements. With folded hands, I invite you, sir, for your address to this dais. Professor S.K. Gakhar ji. प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय हिंद। हाउ इज द जोश? Honorable Vice Chancellor of this university, Dr. Anupal Singh ji, respected Professor Emeritus, former Vice Chancellor, Dr. O.P. Arora ji, respected Dr. Bhasin ji, Head of the Department of Chemistry, convener of this conclave, and an intelligent lady sitting on the dais, registrar of this university, Dr. Lavleen Mohan. Very good morning to all of you.
few days back when I received a call from the Vice Chancellor, he reminded me of the Tagore Hostel and everything goes back in flash. We were in the same hostel, and on the very outset, I must thank Professor Ranbir Singh and their team for inviting me, and special thanks, as Dr. Arora was saying, कि हमें बुला लिया, and we are all retired. इस मौके पे हमें याद कर लिया. I am reminded of a convocation. आज से कई साल पहले MD यूनिवर्सिटी में convocation था, and we must be remembering. The then Home Minister Advani ji came, and he was offered doctorate degree, and on the dais he refused to accept it, saying कि जब मैं Home Minister नहीं रहूँगा तो मुझे बुलाना डॉक्टरेट की डिग्री देना तो मैं ले लूँगा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा. तो रिटायर्ड आदमियों को याद कर लेना. I am really feel honored, and I was looking forward कि कोई उनको बुला के देगा, कोई कॉन्फर करेगा, पर अभी उन्हें भारत रत्न मिल गया. आई थिंक बाकी सब कुछ. And another important thing, I must congratulate the team, Ranbir Singh University, Vice Chancellor and his team, for organizing such a beautiful science conclave, which is the need of the day. साइंस कॉन्क्लेव करना और अच्छे साइंटिस्ट को बुलाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. जैसे मैंने कहा कि हम रिटायर्ड लोगों को बुला लिया. मुझे आप लोगों ने कितनों ने 12th फेल फिल्म देखी है अभी? तो उसका एक डायलॉग याद आ गया, मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं कि आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आईएएस बनने के बाद आप सम्मानित ना हो, कुर्सी सम्मानित हो. तो ये जो रिटायर्ड इनका जो योगदान साइंस में इस प्रांत में रहा और केमिस्ट्री में खास करके वाकई सराहनीय है. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है. फॉर्म भरते थे तो वहाँ टिक करना होता था, कई बार फेलोशिप के लिए अप्लाई करना होता था, या किसी रिम्यूनरेशन कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, या कोई वेव ऑफ के लिए लिखते थे, पैसों के लिए लिखते थे कि वी आर डेवलपिंग कंट्री. फिर लगा कि अब कब डेवलप्ड होंगे, अभी तक तो हुए नहीं है. इतने सालों के हम रिटायर भी हो गए, और अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है विकसित भारत के लिए 2047 तक. और इसको विकसित होने के लिए ये ऐसे विकसित नहीं होगा, ये साइंस ही विकसित इसको करेगी. I quote recently, I heard Prime Minister, he was saying, science is the energy in the development of 21st century India, which has a power to accelerate development of every region and development of every state. हर प्रांत, हर जगह को साइंस ही केवल डेवलप कर सकती है. गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञता मोक्षा सुभत. मीनिंग देयर बाई, जहाँ ज्ञान और विज्ञान मिल जाते हैं वो सब समस्याओं को सोल्व कर देते हैं. और यही एक विकसित भारत जिसका हम सपना आज देख रहे हैं, ये विज्ञान ही कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर सेड कि साइंस एज ए बेसिस इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, फॉर इवोल्यूशन एंड फॉर इनोवेशन. और उन्होंने दो शब्द जो हमारे देश में नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, उसके साथ दो और नारे उन्होंने जोड़े, जय विज्ञान जय अनुसंधान. ये इसीलिए कि हमारा देश विकसित हो पाए. अब
इस विकसित देश कैसे हो। तुम्हारे में से कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दे बस। और कितने इंजीनियर्स और वैज्ञानिक, अध्यापक, बहुत सारे। और कितने पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? थोड़े से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस परिस्थितियों में हम देश में हैं, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। व्हेन आई से यंगेस्ट, इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है आज हमारे देश की। 1/6 और होल ह्यूमैनिटी, 6वां भाग पूरी मानवता का भारत में रिप्रेजेंट करता है। और 65% हमारी पॉपुलेशन 15 और 59 साल के बीच में है। और 160 मिलियन पीपल जिनकी उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच के स्लॉट का है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वी आर द यंगेस्ट। 50% पॉपुलेशन इज यंगर इन बिटवीन द एज ऑफ 24 एंड समथिंग लाइक 25। और अगर हम इसकी हमारी एवरेज एज को काउंट करें हमारे देश में 28 साल। अगर हम चाइना में देखें तो उनकी एवरेज एज 37 साल, और यूएसए में 45 और जापान में 49। तो वी आर द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। पर इस यंगेस्ट पॉपुलेशन का अगर सही उपयोग ना हुआ, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, तो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस गति से हम चल रहे हैं, अगर हम देखें, जैसे कि बता रहे थे प्रोफेसर अरोड़ा कि हमारे पास पेन भी नहीं था ढंग से लिखने के लिए। आज आपके पास लैपटॉप और पेन ड्राइव्स वगैरह हैं, मोबाइल्स हैं। 1700 एडी में हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन था 24% से घटकर 4% आ गया था 1950 में। ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट 25% 1750 में से घट के 2% आ गई। और 1950 में हमारे जो फूड प्रोडक्शन थी 32 मिलियन टन से बढ़कर अब 510 मिलियन टन हमारी फूड प्रोडक्शन हो गई है। और 800 मिलियन लोग मुफ्त खाना सरकार उनको दे रही है। इतनी फूड प्रोडक्शन हमारे देश में है। ये सब केवल विज्ञान की वजह से। एक जल जीवन मिशन सरकार ने चलाया, जिसके तहत 192 मिलियन हाउस रूरल पॉपुलेशन जो हमारी है, उसमें से आज 142 मिलियन के घर नलके का पानी आ गया। ये डेवलपमेंट का स्टेट है। 116 मिलियन टॉयलेट्स आज बन के तैयार हो गए, 40 मिलियन घर बन गए, 800 मिलियन को जैसा 96 मिलियन को फ्री कुकिंग गैस मिल गई। और कोविड का एग्जांपल आपके सामने है। 2.2 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड वाज प्रिपेयर्ड इन हाउस इन इंडिया, जिसमें कोविड के टाइम जो हमने मुकाबला किया, ये सारा विज्ञान का ही चमत्कार था। आज देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2-3 साल में हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। परंतु इन सब के साथ क्या हम कह पाएंगे कि हम डेवलप्ड हो गए? डेवलप जब हो, आज भी हमारे बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, लाखों की तादाद में वो बच्चे हमारे देश में ही पढ़े जब हमारी क्वालिटी एजुकेशन हो। जब ये पैटर्न रिवर्स हो जाए, आज अगर 70 रुपए में $1 आता है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि $1 में $70 आ जाए? ये आप कर सकते हैं। तब ये विकसित भारत शायद हो। वो गोरे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएं। हमारी बच्चे वहां चीप लेबर फोर्स की तरह ना जाएं, अपितु CEOs ऑफ द कंपनीज उनको गवर्न करने के लिए जाएं, चाहे वो
सुनक ऋषि हो या सीओ सुंदर पिचई हो या सत्यम नडेला हो या मेहरोत्रा हो माइक्रोन का सीओ, उस फोरम में तो जाएं, तब हमारा देश विकसित की डेफिनेशन मैं मानता हूं। परंतु आज की परिस्थितियां ये हैं कि 65% लोग 50 लाख इंजीनियर्स हमारे देश में से निकलते हैं और उसमें से 80, 85 और 90% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि वो जो स्किल की बात कर रहे थे, जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने है। तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं जब हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी से निभाए, क्लास में प्रैक्टिकल कराए, पढ़ाए। कि मैं अध्यापकों को अक्सर ये कहता हूँ कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हम अपने बच्चे को दाखिला एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कराना चाहते हैं। यहाँ भी ये भी किसी के बच्चे हैं तो इनके प्रैक्टिकल और क्लासेस हम सीरियसली करवाएं। जो ये जो कंडीशन है 85% to 90% अनएम्प्लॉयबल की, क्योंकि वो स्किल नहीं है उनके पास, डिग्री है, वो ना हो। और इंटरेस्टिंगली 65% of the engineers are doing that job where engineering is not required at all. तो ये परिस्थितियों को जो हमारे सामने खड़ी हुई है, तो डेवलप्ड इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हम अपनी ड्यूटीज अपने हिसाब से और ईमानदारी से करेंगे। चैलेंजेस यहाँ तक ही नहीं है स्किल और वहीं तक, चैलेंजेस ये भी हैं कि वी आर इनटू द ईरा ऑफ ए गिग इकोनॉमी। जब मैं गिग इकोनॉमी की बात करता हूँ तो मीन्स आपने एक नौकरी 3 साल की, वो आउटडेटेड हो गई और अगली नौकरी करने के लिए आपको अगली स्किल सीखनी पड़ेगी, रीओरिएंट करना पड़ेगा। एक कंपनी में एक बच्चा 3 साल नौकरी करता है, अगली बार 3 साल, अगली कंपनी में अगली साल 3 साल। कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है, सारी टेम्परेरी जॉब्स हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट गिग इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स वाले बैठे होंगे, ज्यादा मेरे को नहीं मालूम, परंतु उस गिग इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बड़ा जो चैलेंज है, वी हैव टू रीस्किल आवरसेल्फ। और उसके लिए हमें हर कदम पे लर्न करना, हर कदम पे सीखना है। आज भारत जब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एंटर करने के लिए तैयार है, लीड करने के लिए तैयार है, तो साइंस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जब हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठा सकते हैं इस यंग इंडिया के अंदर। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है आप सबको मालूम है, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। भाई जब पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो स्टीम इंजन से गाड़ियां और मशीनें चलती थी, दूसरा आया बिजली से चलती थी, जब तीसरा रिवॉल्यूशन आया कंप्यूटर से चलती थी, अब जो चौथा रिवॉल्यूशन है वो IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ साइबर फिजिकल वर्ल्ड में मैन पावर की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बिग डाटा से, एल्गोरिदम से, मशीन लर्निंग से ही सब फैक्ट्रियां, सब मशीनें चलेंगी, मैन पावर की जरूरत ही नहीं है। तो इस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमें अपने आप को तैयार करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए बिग चैलेंज टू अस। 2030 तक 50% ये नौकरियां होंगी ही नहीं जो अब कर रहे हैं। मैन पावर विल बी शैडो। कौन सी नौकरियां होंगी उसका हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें तैयार होना है टू हार्वेस्ट द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बेनिफिट्स ऑफ इट। वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द 3rd इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो उसके लिए, उसकी सफलता के लिए केवल एक ही मंत्रणा है, एक ही मंत्र है, एक ही चाबी है उस सफलता की, एजुकेशन एंड स्किल एंड साइंस। जब हम स्किल की बात करते हैं तो इट इज दिस साइंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, साइंस को अगर हम देखें तो आज तक देश में एक ही नोबेल प्राइज आ मिला है साइंस में। हालांकि कई भारतीयों को मिल चुका, बट देवर और NRIs विदेशों में जाकर काम किया। और जब देश को नोबेल प्राइज मिला तो जब देश आजाद नहीं था, जिसका हम साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को, CV रमन, एक ही नोबेल प्राइज मिला है जब देश आजाद नहीं था। अब देश आजाद हुए 70 साल हो गए, 140 करोड़
और ऐसी क्या व्यवस्था है कि नोबेल प्राइज हमारे देश में नहीं आता। और साइंस करने के लिए कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत बड़ी सुविधाएं हो। दैट्स योर आइडिया, योर थॉट प्रोसेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप केमिस्ट्री के बैठे हैं तो मैं एक एग्जांपल बता दूं, माइकल फैराडे, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। स्कूल ड्रॉप आउट, 5वीं भी नहीं पढ़ा था, एक बुक बाइंडर के यहाँ अटेंडेंट था, जो किताब बाइंडिंग के बाद वो डिलीवरी बॉय था। पर रास्ते में जब डिलीवरी करने से पहले घर बैठ के उसको पढ़ लेता और अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। और बिना उसने सब कुछ ये किए, आप ये देखो कि उसने कितनी इन्वेंशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन, बेंजीन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उसने दिया, फैराडे इफेक्ट डिस्कवरी, डायमैग्नेटिज्म, उसने इतनी डिस्कवरी कर दी। अगर आज के युग में वो होता, कम से कम 6-7 नोबेल प्राइज तो उसको पक्के मिल गए। स्कूल ड्रॉप आउट, कोई लेबोरेटरी नहीं थी उसके पास। तो दैट इज द साइंस। आप किस तरह से आप करते हैं। अगर आप अपने साइंटिस्ट की बात करें, नॉट ओनली माइकल फैराडे, जेसी बोस, एक छोटे कद का बंगाली बाबू जो ग्रेजुएशन डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए लंदन गया, उसकी सेहत खराब होने की वजह से उसको दाखिला नहीं मिला, उसने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की, केम बैक टू इंडिया, पढ़ाना शुरू करा, फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ दिस कम्युनिकेशन नाउ, इलेक्ट्रो वेव ट्रांसमिशन का जो उसने पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो कि वनस्पति विभाग में, बॉटनी में भी उसने एक्सपेरिमेंट किए। लिटरेचर, साइंस फिक्शन की भी उसने किताबें लिखी। उसको आप क्या कहोगे, वाज ही बोटेनिस्ट, वाज ही फिजिसिस्ट, वाज ही लिटरेचर गाइड, जेसी बोस। और अब लोग मानते हैं उस टाइम उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। इट वाज ए कॉलोनियल इंडिया। उस कॉलोनियल इंडिया में रह के वो काम कर रहा था और उसको नोबेल प्राइज ना देके मार्कोनी को नोबेल प्राइज दिया। अब इवन रॉयल सोसाइटी भी मानती है कि नोबेल प्राइज उसको कम से कम नहीं मिला, तो कम से कम उसको हिस्सेदारी जरूर मिलनी चाहिए थी। जेसी बोस, कॉलोनियल इंडिया, उस टाइम ना CSIR था, ना ICMR था, ना DST था, ना DPT था, कोई फंडिंग, कोई लेबोरेटरीज कहाँ थी देश में। तब भी वो नोबेल प्राइज जैसा काम जेसी बोस कर गए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो है, उसमें हम मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकें। हमें अब वी आर मूविंग, लिविंग इन द इरा ऑफ जहां स्किल, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, हर कदम पे हमें ये चाहिए। और टीचर्स का एक इसमें बड़ा अहम रोल मैं मानता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बाकी सेक्टर्स में वर्कफोर्स कम कर सकती है तो एजुकेशन उससे भिन्न नहीं है। द मोस्ट एग्जांपल इज कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से ही पढ़ाया जा रहा है, रोबोट से ही पढ़ाया जा रहा है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको लगेगा कि आपके क्लासरूम में एक रोबोट खड़ा है पढ़ाने के लिए। टीचर्स का रोल डिफरेंट होने जा रहा है। टीचर्स हैव टू बी नाउ जस्ट ए फैसिलिटेटर इन कमिंग टाइम, कोचेस, मेंटर्स एंड जस्ट डोंट जॉइन अस। जो टीचर्स अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे वो भी वहां नहीं रह पाएंगे। तो मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे टीचर्स हैं, अपने आप को अपडेट करते रहें। साइंस ही भविष्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आप किस्मत अच्छी है कि आपने साइंस विषय को चुना। साइंस एक्चुअल हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं साइंस छू रही है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का है, चाहे हिस्ट्री है, वो मोबाइल वो भी चलाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को नहीं छोड़ने वाली, ये बात ध्यान रहे, सबको लर्न करनी पड़ेगी साइंस। सो इसलिए सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, लिव साइंस। आखिर में
अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for inspiring the young minds seated here. We'll be privileged now to hear from our esteemed, eminent keynote speaker, Professor K.K. Bhasanji. Sir is a highly accomplished and profoundly decorated chemist of the country. Sir has been offered international fellowship and visiting scientist position at Stanford Research Institute and Gard Fellowship at Germany. Sir has been invited on a brain pool fellowship in South Korea. His expertise and contributions are widely recognized both in the country as well as abroad. Him being the first convener of Professor R.C. Paul National Annual Symposium, Department of Chemistry, Punjab University, Chandigarh. Sir is presently holding the Platinum Jubilee Fellowship of National Academy, Prayagraj, and also Independent Director of Nectar Life Sciences Limited, Chandigarh. We look forward to an enlightening discourse that will enrich our understanding of the fascinating world of chemistry, and for that, with folded hands, I request Professor K.K. Bhasanji, keynote speaker of the day, to kindly grace the dais. Sir. Should I say you good morning and good evening and good, what should I say? Anyway, my greetings to you all from Chandigarh. I take this distinct pleasure in accepting the invitation by this university. I'm thankful to Dr. S.K. Thakkar, Dr. Rampal ji, Vice Chancellor, Dr. Lavleen Mohan, Registrar of this university, Dr. S.K. Sinha, Professor Popi Arora, and there are good friends from conveners and chairperson of different departments. I take this pleasure in accepting the invitation. I actually wanted to say you so many things, but the learned speakers have said so many things, so I don't think there is much to say about in general. I'm very happy to see your smiling faces. Unfortunately, I brought something for you, but that didn't work here because I wanted to show you so many beautiful pictures, maybe some next time. But before that, I would just like to ask you, how many of you, the students, love chemistry? Just raise hands. How many students are there who do not love chemistry? Okay. How many are there who do not know they love chemistry or they don't love chemistry? Chemistry, they raise big hands. When they say they don't like chemistry, they say like this. And those who say they do not know, they write like this. So that I can't see it. But I am a very clever teacher, I can easily see it. Now, आप बच्चों को जब स्कूल में पढ़ते हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सब्जेक्ट को एप्रिशिएट करिएगा। होता क्या है कि आप क्लास में जाते हो, कई बच्चे कहते हैं मेरे को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, कई बच्चे कहते हैं मेरे को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। होता है ये नहीं है कि उनको लाइक नहीं करते, द सब्जेक्ट इज दे डोंट एप्रिशिएट। मैं आपको छोटी छोटी 2-4 बातें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि यार हाँ यस वी शुड बी लिटिल क्यूरियस। आप लोगों ने ये देखी है पेंसिल कभी? आप लोगों ने बच्चे को, लोगों को खासकर इस पेंसिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेड पेंसिल, इजंट सो?
इस पेंसिल में क्या लेड पड़ा हुआ है इस पे? स्कूल के बच्चों को तो आई जस्ट वांट टू आस्क देम क्वेश्चन, इसमें क्या होता है? जो टिप ऑफ द पेंसिल होती है, इसमें क्या होता है? क्या होता है? ग्रेफाइट। वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ग्रेफाइट? आप बच्चों में से ग्रेफाइट आपने सुन लिया। आपने ग्रेफाइट किससे देखा है? चलो ये भी एक क्वेश्चन है। डोंट फील कि आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, आई एम जस्ट मेकिंग यू ग्रो क्यूरियस। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके। और पेंसिल के एंड के पीछे भी कुछ लिखा होता है, यहाँ पे छोटा सा लिखा होता है HB। देखा है आप लोगों ने? तो केमिस्ट्री के बच्चों को पूछा जाए कि HB क्या है, तो वो कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहोगे नहीं कहोगे? Am I right or wrong? Right. अच्छा, आपने मेरे को क्या बोला कि इस टिप ऑफ द पेंसिल में क्या लगा हुआ है? ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट देखा ही नहीं। अच्छा चलो, जब कभी आप कोयला देखते हो या कोई सेल तोड़ते हो, उसमें कोई ब्लैक ब्लैक सी चीज निकलती है, उसको रफली क्रूडली ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है? अब आप क्या करो, उसको थोड़ा सा लो, अपने मुंह पे अच्छी तरह दे दो 3-4 बार, तो कितने गोरे हो जाओगे आप? हो जाओगे? नहीं होगे। अब यही पेंसिल लो, वो जो मटेरियल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रेफाइट है। अब आप पेंसिल लेके सुबह से लेके शाम तक ऐसे करते रहो, आपका मुंह उतना गोरा होगा जितना उससे होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ये ग्रेफाइट नहीं है। आपको बताया गया कि ये ग्रेफाइट है, आपने तोते की तरह रट लिया कि ये ग्रेफाइट है। इसमें थोड़ी सी अमाउंट ग्रेफाइट है, सिर्फ टू द ट्यून ऑफ 5 और 10%। बाकी का क्या है इसमें? रेत, जिसको सिलिका कहते हैं। सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ? आपको मैंने ये सिंपल सी एग्जांपल बता दी। इसका मतलब आपके माइंड को क्यूरियस होना बड़ा जरूरी है। क्यूरियस का मतलब आपको मान HB लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री वाले बच्चों को तुरंत एक ही बात याद आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आती है नहीं आती? हाइड्रोजन इज ए केमिस्ट्री वर्ड, बॉन्डिंग एंड यू नो कंबाइंड टुगेदर। जो HB होता है, अब एक बात बताइए, ये जो आप ग्रेफाइट देखते हैं ये सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? अब इस ग्रेफाइट की बात मत करना जो सोच रहे हो आप। ग्रेफाइट बड़ा सॉफ्ट होता है। आपने कोयला देखा, बहुत बारीक सा कोयला कर दिया जाए तो वो जो कोल होता है वेरी वेरी रिफाइंड फॉर्म, दैट इज योर ग्रेफाइट। ओके? तो उसमें हार्ड मटेरियल क्या है? फिर HB जब आप लिखते हो, H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक। यू अंडरस्टैंड? हार्ड क्या है? मैंने अभी आपको बताया था सिलिका। सिलिका सबसे हार्ड मटेरियल गिना जाता है। Am I right? So HB stands for hard and not hydrogen bond. Is it clear to you? So इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी चीजों को मैंने आपको प्रोजेक्शन लगाया था, but unfortunately it didn't work. You could have seen it very nicely. So अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि छोटी से छोटी चीज जो हम देखते हैं उसको हमने क्यूरियसली नोट करना है कि वो क्या चीज है। Is it all right to you? अच्छा, कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि पेंसिल के पीछे 2H लिखा होता है या पेंसिल के पीछे 3H भी लिखा होता है। आपने देखा है कभी बच्चों ने? जब 2H लिखा होता है इसका मतलब क्या है? उसमें H पार्ट ज्यादा है, B पार्ट क्या है? कम है। तो वो पेंसिल गूढ़ा लिखेगी या फिक्का लिखेगी? फिक्का लिखेगी, क्योंकि उसमें हार्ड पार्ट ज्यादा है और ब्लैक पार्ट क्या है? कम है। So you should remember it is a very very simple example which I wanted to talk to you people. Is it okay? Now उसके बाद में आपको कई ऐसी बातें बताता और बताऊंगा भी अभी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि एक वर्ड होता है जुगाड़। आपने सुना है कभी? मैं आपको प्रोजेक्शन में बहुत अच्छी तरह पिक्चर के साथ दिखाता है, पर आपको वैसे ही दिखाना ही चाहता हूँ। जुगाड़ आपने सुना है कभी? यदि यही वर्ड जुगाड़ इंग्लिश या अमेरिका में जाके कहोगे या उसको उनको कहोगे कि आप देखो, तो वो जुगाड़ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जुगाड़। क्या बोलेंगे? जुगाड़। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू, जस्ट डॉक्टर ने भी ये कहा कि हम बड़े ओल्ड लोग हैं। ओल्ड लोगों की अपनी केमिस्ट्री होती है। जब मैं स्टूडेंट होता था, जो कैपिटल F होता है पीरियोडिक टेबल में, उसका क्या नाम है?
फ्लोरीन। और जो कैपिटल C स्मॉल l होता है उसको क्या कहते हैं? और जब हम पढ़ा करते थे तो हमारा टीचर बहुत गुस्सा करता था, वो कहता था फ्लोरीन, फिर वो कहता था क्लोरीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था, ये नहीं सोचना, क्योंकि हम ओल्ड जनरेशन जो सीख के आए हैं। अब जब मैं कभी अपना कॉलेज लेवल में गया या यूनिवर्सिटी लेवल में गया तो फिर मेरे टीचरों ने मेरे पूछा कि ये क्या है, तो मैंने बोलना फ्लोरीन, फिर मैंने बोलना क्लोरीन, तो बड़ा हंसते थे मेरे को। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। सो कभी भी कोई भी लैंग्वेज हो वैसा ही बोलिएगा। तो जब आपने एक वर्ड होता है केमिस्ट्री में, डॉक्टर अरोड़ा साहब बड़े खुश होंगे, एक वर्ड होता है RMGX, केमिस्ट्री में आपने सुना है? किसने सुना है? हाँ, आप बताइए बेटा RMGX क्या होता है? ग्रेट मैन। अब मैं आपको छोटी सी बात यही बताने लगा कि मैं अपनी इंडिया से जब इंग्लैंड गया पहली बार, तो जिस प्रोफेसर के साथ मैं काम कर रहा था तो उसने मेरे को ऐसे पूछा कि डॉक्टर वसीम व्हाट आर यू डूइंग? मैंने उसको कहा कि आई एम प्रिपेयरिंग, क्या बोला आपने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर वो ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने क्या बोला उसको, मैंने क्या बना रहा हूं मैं? ग्रिग्नार्ड। तो वो उसको नहीं समझ आई। फिर मैंने हार के उसको कहा कि क्या करूं, तो उसने कहा आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए। मैंने ब्लैक बोर्ड पे वही लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? क्या लिख दिया? ग्रिग्नार्ड। तो वो हंसने लगा, कहता नो नो नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट्स नॉट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इट्स ग्रिग्नार्ड, डोंट डू इट लाइक दिस नाउ। आप मत ऐसे करना, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज ग्रिग्नार्ड ही है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So science belongs to everybody. It doesn't belong to any religion, any place, something like this. So you should be very happy कि जब कभी हमने ये वर्ड यूज करना है तो हमने अपनी ही लैंग्वेज यूज करनी है। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ आपको बताया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो मैंने देखा कि इंग्लैंड बहुत आगे है। जब अब मैं अपने कंट्री में आके देखता हूँ तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट। आप लोग कहोगे सर आपने देखा, हमने तो नहीं देखा, आप देखोगे आने वाले समय में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू। अच्छा, अब आपको मैं एक वर्ड जुगाड़ बता रहा था, सुना है ना आपने जुगाड़? जब अमेरिका में जाओगे तो वो वैसे ही बोलेंगे जैसे मैंने टेढ़ा मुंह करके बोला। इंग्लैंड में जाओगे वो भी ऐसे बोलेंगे, बट यू विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न ये जुगाड़ कहाँ से आया भाई जाए। ये इंडियन वर्ड है या फॉरेन का वर्ड है? कहाँ का वर्ड है? आप लोगों को बहुत खुशी होगी, अब आप नई इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो ये वर्ड वहां भी एंटर कर गया। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू पीपल कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम ये नहीं सोचना कि जुगाड़ू है, ये है जुगाड़ है, इट्स ऑन मीनिंग। मैं आपको पूरी फिल्म दिखाता जुगाड़ के ऊपर केमिस्ट्री वाइज, पर अनफॉर्चुनेटली माय दैट क्या कहते हैं पावर प्रेजेंटेशन डिडंट वर्क, अदरवाइज आई वुड हैव शोन। अच्छा, एक और बात पूछता हूँ आपसे कि एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता आपको कि आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है? आपको मालूम है कि रिडक्शन क्या होती है? अब आपको एक चीज याद कराने चाहता हूँ, एक मॉलिक्यूल होता है उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। आपने सुना है? वो किस चीज का बना होता है? एक तरफ अमोनियम है, दूसरी तरफ क्या है? नाइट्रेट। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं क्योंकि आई कांट शो यू द प्रेजेंटेशन। अमोनियम नाइट्रेट जब बना था सबसे पहले 1921 में जर्मनी वालों ने बनाया था, और आपको मालूम है कि दिस कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। आप यूज करते हैं ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, बहुत सी नाइट्रोजन कंटेंट्स है। जब ये अमोनियम नाइट्रेट पहली बार बना तो उन्होंने बना के फैक्ट्री वालों ने बाहर रखना शुरू कर दिया। जब बाहर रखना शुरू कर दिया कि तो टनों के हिसाब से बनाया, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम वो एक पहाड़ बन गया। क्या बन गया? पहाड़ बन गया। था वो पाउडर अमोनियम नाइट्रेट। तो अब वो क्या करें? किसानों को चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, तो फिर सोचने वालों ने क्या किया कि इसके नीचे डायनेमाइट लगा दो। क्या लगा दो? कितना? थोड़ा सा, 4-5 ग्राम। कितने अमोनियम नाइट्रेट के पीछे? 40
4500 टन के पीछे। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट जो बनाया था उसके नीचे थोड़ा सा लगा दिया डायनेमाइट, ताकि क्या हो जाए, वो उड़ जाए, पाउडर बन के फिर वो नीचे आ जाए। तो आपको मालूम है क्या हुआ? 500 पीपल डाइड। फैक्ट्री का मालूम ही नहीं है कि कहाँ गई। इसका क्या मतलब है? अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये जुगाड़ की बात ही बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि इतना एक्सप्लोसिव कंपाउंड, अब अमोनियम नाइट्रेट आप लोग यूज करते हो, हम उसको निशागर कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को हम इतना एक्सक्लूसिवली यूज करते रहते हैं, बट इट इज ए वेरी वेरी टॉक्सिक कंपाउंड। अब मैं आपको पूछूं बच्चों को कि ये क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि इसमें कितनी दो चीजें हैं, एक है अमोनियम और दूसरा क्या है, नाइट्रेट। बेटा देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, आपने पढ़ी है स्कूलों में। अमोनियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? और नाइट्रेट क्या है? स्ट्रॉन्ग। कभी दो चीजों को मत मिलाना, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब अमोनियम नाइट्रेट तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो फिर क्या किया? पंजाब के किसानों ने कहा, हरियाणा के किसानों, पंजाब, ओल्ड पंजाब की बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा ये लोगों को तो समझ ही नहीं, ऐसे लगा दिया, इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देते। किसमें? अमोनियम नाइट्रेट में, ताकि अमोनियम और नाइट्रेट आपस में कंबाइन ही ना हो, बीच में सेपरेट होते रहे। इसको कहते हैं जुगाड़। क्या कहते हैं? ये वो जुगाड़ है जो हिस्टोरिकल मिस्टेक जर्मन वालों ने करी थी 1921 में। सॉल्व किसने करी? हम इंडियंस। So this is what I wanted to talk to you, कि ये मत सोचिएगा कि we are backward, ऐसा कुछ नहीं है। बैकवर्ड होंगे, होके आगे फॉरवर्ड होता है। So these are some of the things which I wanted to talk to you in a sense कि आपको अच्छा लगे, क्या होना चाहिए। अब एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, ये कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा, आप देख नहीं पा रहे होंगे, कि आप शुगर लेते हो तो उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, तो कितनी शुगर कितने पानी में डिसॉल्व हो जाएगी? मानो 10 ग्राम शुगर है, उसको मैंने 100 ml में डिसॉल्व करना तो हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं 100 ग्राम में 100 ग्राम ही शुगर डिसॉल्व करना चाहूंगा, 100 ग्राम शुगर में 100 ml में पानी में डिसॉल्व करना चाहूंगा, तो भूल जाएगी? नहीं भूलेगी। बट केमिस्ट्री वालों ने ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं कि आप जितना चाहो किसी चीज को डिसॉल्व कर सकते हो। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, वो नोट कर ले। एक मॉलिक्यूल होता है, उसको कहते हैं अमोनियम एक्रिलेट। क्या कहते हैं उसको? अमोनियम एक्रिलेट। आपने जैसे होता है ना एसिटिक एसिड, ऐसे एक्रिलिक एसिड होता है, आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद। अमोनियम एक्रिलेट, उसको आप 100 ग्राम पानी में आप थोड़ा सा भी डालो, सिर्फ कितना डालना है आपने? सिर्फ 1 ग्राम। यू अंडरस्टैंड? मतलब आप 1 ग्राम पानी में आप कम से कम भी 30 ग्राम के करीब उसको डिसॉल्व कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब आपको बड़ी ध्यान से बात याद करवाता हूँ। आप लोग तो जब आपने देखा कि बच्चों को बेबीज को नैपिस लगाते हैं, देखा है आप लोगों ने? वो नैपिस कितने भारी होते हैं? बड़े हल्के से होते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो उसमें नैपिस में एक कंपाउंड डाला हुआ होता है। वो क्या करता है, जब बच्चा शुशु करता है, से जितना भी बच्चे ने शुशु किया वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उस कंपाउंड को कहते हैं अमोनियम एक्रिलेट और मिल्क एक्रिलेट। ये वही कंपाउंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इन्होंने क्या किया, ये अमोनियम मिल्क एक्रिलेट जो कंपाउंड है, इसको those who can see it, can you see सर? इसमें गोली गोली सी नजर आती है, नहीं यार? अच्छा नहीं, तो इसको आप डिसॉल्व कर लो। अब आप डिसॉल्व करने के बाद आपने कहीं, मानो आप अपने घर में बैठे हो और आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया 1 महीने के लिए, आपके गमले हैं, गमलों में पानी कौन देगा? उसमें ये डाल दो, तो क्या होगा? 100 ग्राम पानी जो है इसमें चूसा हुआ है, तो वो 100 ग्राम पानी धीरे धीरे गमलों को मिलता रहेगा, तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सो ये है अमोनियम मिल्क एक्रिलेट। अच्छा, आप लोग साइकिल चलाना पसंद करते हो?
आप लोग साइकिल चलाना पसंद करते हो या कार चलाना पसंद करते हो या स्कूटर चाहते हो? बोलिए। कार चाहिए? कार चाहिए? अब देखो कार इंडस्ट्री भी कितनी चालाक है। कार इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, पहले जो कार थी 1 लाख रुपए की, तो उन्होंने उसके रेट बढ़ा दिए। उन्होंने कहा भी आप इसने रेट क्यों बढ़ा दिए, 1 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने इसमें वो सेफ्टी मेजर लगा दिए। सेफ्टी मेजर, यू अंडरस्टैंड? बैलून्स, कार बैलून्स सुना है ना आपने? अच्छा, यदि आप ध्यान से सोचो, जो कार बैलून्स होते हैं, अब आप केमिस्ट्री के बच्चे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए वो कार बैलून्स भी क्या होता है। हाँ, somebody speaking. सोडियम, बोलो बोलो, कोई बोल रहा है? नहीं, उसमें कुछ कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन तो एक एलिमेंट है ना, उसमें एक छोटा। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है बच्चा? हाँ बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम जो आप कह रहे हो उसके पास है, वो नहीं है जो आप कह रहे हो। उसको कहते हैं सोडियम एजाइड। क्या कहते हैं? सोडियम एजाइड। अब आपको पूछना है अपने मन से कि वो सोडियम एजाइड क्यों डाला है। सोडियम एजाइड इसलिए डाला है कि वो सोडियम एजाइड को थोड़ा सा ऐसे हिट करो तो वो कंपाउंड टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। टूटने से क्या गैस निकलेगी? नाइट्रोजन गैस निकलेगी। जब कभी एक्सीडेंट होता है, जब कभी एक्सीडेंट हुआ तो फिर क्या होता है, उसमें वो कंपाउंड टूट जाता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन जो गैस निकलती है, वो जो बैलून होता है वो क्या करता है? बढ़ जाता है। और बढ़ने से साथ क्या होगा, तो बैलून आपको हिट करेगा, आप ऐसे हिट नहीं करोगे। यू अंडरस्टैंड? सो अब आप कार चलाना पसंद करोगे, महंगी कार चलाना पसंद करोगे या सेफ कार चलाना पसंद करोगे? इट इज बेटर टू ड्राइव सेफ कार rather than expensive cars. You understand my point? So these are some of the things which I just wanted to talk to you. अब सबसे पहले और सबसे लास्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो टीचर जिनसे मैंने पढ़ा था, 5वां मेरे को मेरे टीचर ने नहीं बताया। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। पहला क्या है? मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, एथिकली एंड साइंस करने के लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट रेगुलरली। सो दीज आर द 5 थिंग्स व्हिच यू शुड आस्क। बोलो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, आपको समझ आ गई थी? मैंने ये पूछा कि इतना बड़ा कमरा है, इसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, ये पूछा मैंने, और तो कुछ भी नहीं पूछा। अरे बच्चा कोई बता। अच्छा, मैं अब आपको बताऊंगा तो आप सहमत होगे। चलो पहले आई स्टिल वांट टू आस्क यू। हाँ आप बेटा बताओ लास्ट। हाँ यस। Find the value of x first. क्या था? क्या था मेरे? 104. 104 104. क्या? Pressure of oxygen. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितने एटमॉस्फेयर बेटा? क्या सर? कितने एटमॉस्फेयर? हाउ मेनी एटमॉस्फेयर? हाउ मेनी एटमॉस्फेयर? 1 104 क्या? ATM. देखो सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग इन सच ए नाइस रूम, सो वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर सो मेनी गैसेस इन दिस रूम, एंड हाउ मेनी इंपॉर्टेंट गैसेस आर देयर इन दिस रूम which are majorly gases. One is oxygen, the other is nitrogen. How much is oxygen? How much is oxygen? 22%. How much is nitrogen? 77%. So इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन यदि हम 1 एटमॉस्फेयर लें
ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को दोनों को मिला के कितने एटमॉस्फेयर बनना है? कितने एटमॉस्फेयर बनना है? 1. बट इफ आई हैपन टू आस्क यू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रूम, तो आप क्या कहोगे? 0.22 एटम। तो आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की इंप्लीकेशन भी आनी चाहिए। इज इट ओके? अब एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड गेट द हाईएस्ट प्राइज व्हिच इज कॉल्ड नोबेल प्राइज? ठीक है, नोबेल प्राइज कौन से मंथ में दिया जाता है? अक्टूबर। एक आपको ईयर पूछता हूं, 2011 is a very important year in the history of chemistry. That is called International Year of Chemistry. आपको आइडिया है? देखो बेटा, इंटरनेट का जमाना है, यू शुड ट्राई टू गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। 2011 में मेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिले को 100 ईयर हो गए थे, 100 ईयर सेलिब्रेशन की गई थी। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो आई थिंक एनी क्वेश्चन यू हैव, एनीथिंग टू आस्क, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। I will show you now the compound which I called about oxidation and reduction. आप बच्चों में से एक बच्चा आ जाए, आ जाओ, कम आ जाओ। देखो बच्चे, ये कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? व्हाट इज द कलर? देखो ध्यान, क्या कलर है? और नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग अबाउट इट। इसमें डाल। Now you will notice that what is the color originally of this compound? अब आप सीधे डरोगे तो नहीं? Can you see something? Can you see something? What is this now? ये वही रिएक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कहते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपने नोट किया कि ओरिजिनली कलर क्या था कंपाउंड का? ऑरेंज। एंड व्हाट इज द कलर नाउ लेफ्ट? This is green. I think आप दूर से नहीं देख सकते। This is green. Can you see it? This is green in color. Is it okay? अच्छा, इसमें है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम मैंने आपको क्या बोला था? Is a strong reducing agent और डाइक्रोमेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जब कभी दो रिएजेंट को इकट्ठा करोगे, एक ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा रिड्यूसिंग, तो क्या होगा?
there will be a very strong interaction. यदि ये अमोनियम नाइट्रेट होता फिर क्या होना था? Blast. There would have been blast. Is it okay? Now, another interesting thing for you. Can you see what is this? हमारी बेल्ट में बहुत कॉटन होती है, ठीक है? Now, you see here, this is your ordinary cotton, ठीक है बेटा? Can you see it? और कैसे चल रही है ये? बड़े 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 की तरह चल रही है, बुझी बुझी सी. You understand? And it is leaving so much residue behind it. Can you see it? Oh. अब यदि मैं इसी कॉटन को डेरिवेटाइज कर दूं, इसी तरह से इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, तो क्या होगा? It will burn like anything. ठीक है? Now you see here yourself. ये निकालिए. इसे उसे दिला दो माचिस. अब मैंने ये कॉटन ली, इस कॉटन को मैंने क्या किया हुआ है? मॉडिफाई किया है, इसमें नाइट्रेट डाला हुआ है. ओके, नाउ माचिस Can you see it now? Nothing is left, practical. So this is again a beautiful example of oxidation and reduction. So आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने हल्का सा इशारा किया. If I had a chance to see you some other time, I will show you through the transparencies. Then you will be involved in that. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. There are no words to thank you, and I would just say one thing, that all the 3 sessions of the inauguration have actually come a full circle, because Professor Om Prakash ji said that practicals are very important. Then Gakhar sir said that it's important to skill our students and then to teach them how to upskill and then reskill themselves. And then it came a full circle with Bhasin sir when he actually did the experiments in front of the students. So on behalf of my university, all the participants who are present here, we are very, very thankful to you, sir, for this amazing session that we had with all 3 of you. And after these enlightening sessions, we proceed with the felicitation ceremony. I request Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Ranpal Singh Ji to extend gratitude and a token of our appreciation to our esteemed Chief Guest, Professor S.K. Gakhar Ji, acknowledging his presence and his insightful address to our students. I request the team to kindly bring a token of appreciation from our side, where our Honorable Vice Chancellor Sir will appreciate and extend our thanks to our Chief Guest. Give a big round of applause. My request to all the teacher coordinators who are present here, that we are not going to start any program before conclusion of the inaugural session. तो किसी भी विद्यार्थी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आपकी तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए. प्रोफेसर S.K. Gakhar जी, formerly Vice Chancellor, Indira Gandhi Vishwavidyalaya, Mirpur, Rewari. Following this, I request worthy Registrar Ma'am, Professor Lavleen Mohan Ji, to honor our distinguished guest of honor, Professor Om Prakash Arora Ji,
for his enlightening discourse. And here, one of our students from Department of Chemistry has drawn a portrait of Professor S.K. Dhakkar ji, which is there in front of you. And the student standing with them has actually made it on her own. Give a big round of applause. Thank you. Following this, I request worthy Madam Registrar, Professor Lavleen Mohanji, to honor our distinguished guest of honor, Professor Om Prakash Arora ji, for his enlightening discourse. We are much privileged with his presence in the university and thankful to him. I give a big round of applause. It's indeed an honor. आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए. There is another portrait which has been made by the student of Department of Chemistry, Shikha, and we are presenting it to sir. It's a pencil sketch. Indeed an honor for all of us. I further request Dean Physical Sciences Dr. Vishal Verma ji and Chairperson Department of Chemistry Dr. Anupam Bhatia ji to present a token of our heartfelt appreciation for his amazing keynote address that enriched understanding of science in all of us, to Professor K.K. Bhasin ji. Give a big round of applause. Thank you, guests. Thank you so much. I now invite respected Honorable Worthy Registrar Ma'am Chaudhary Ranveer Singh University, Jeend, to extend a vote of thanks. Ma'am, please. आप सभी को नमस्कार. डॉक्टर हरिचंद मिश्रा सभागार में आज उपस्थित हमारे माननीय गेस्ट, सबसे पहले तो स्कूल से आए हुए बच्चे जो इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं, आपके साथ पधारे आपके कंटिंजेंट इंचार्जेस और प्रिंसिपल्स, हमारे अपने यूनिवर्सिटी के डीन्स, डायरेक्टर्स, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ. हमारे लिए निश्चित रूप से ये बहुत गर्व का विषय है कि आज हमें विचार सुनने को मिले. कुछ एक साइंस के ल्यूमिनरीज, अपने आप में जो संस्थाएं हैं साइंस की, उनके विषय में आपने सुना ही होगा. आज उनके विचार से आप रूबरू हुए, आपने उनके विचारों को सुना, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है. अब बहुत बार वो लोग बोले कि जी हम तो आउटडेटेड हैं, रिटायर्ड हैं, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आउटडेटेड और रिटायर्ड नहीं है, वो हमारी साइंस की फाउंडेशन है. वो हमें पृष्ठभूमि देते हैं जिसके ऊपर आधारित होकर हमें काम करना है. आप तीनों ही जाने माने एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं. प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार धक्कड़ जी, जो जिनके बारे में बताया गया, ना केवल अपने आप में साइंस में उनको महारत हासिल है अपने फील्ड में, बल्कि उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज को भी खड़ा किया है, उनको दिशा दी है, उनको दशा दी है, उनको नैक में अक्रेडिटेशन दिलवाया है, बहुत अच्छा ग्रेड दिलवाया है. और इसमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें कि मुझे काम करने का सौभाग्य मिला जब सर सारे नैक के हमारे अभियान को देख रहे थे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, तो जो हमें ग्रेड मिला था उस वक्त वो प्रोफेसर धक्कड़ के ही अथक प्रयत्नों की वजह से मिला. तो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव प्रोफेसर धक्कड़ विद अस हियर दिस मॉर्निंग. हमारे साथ थे प्रोफेसर ओम प्रकाश अरोड़ा जी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. आप ही जाने माने एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आज आपने जो बिल्कुल सहज तरीके से अपने विचार हमारे बच्चों के साथ साझा किए, हम आपके बहुत आभारी हैं. अभी आपको प्रोफेसर के भसीन जी, जो अपने आप में आपने देखा होगा कैसे उन्होंने प्रैक्टिकल, इतने छोटे से इस स्टेज को यूज करते हुए आपको चीजें प्रैक्टिकल रूप में बताई. तो हम उनकी नॉलेज के और उनके आज के इस तरह से प्रैक्टिकली इंटरएक्टिव सेशन हमारे बच्चों के साथ करने का जो उन्होंने काम किया, हम उनके बहुत अधिक आभारी हैं. आपको बताना चाहूंगी मैं ये कि ये हमारा जो साइंस कॉन्क्लेव है, पिछली बार हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने किया था, इस बार डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कर रहा है. और हमारे जो डीन हैं फिजिकल साइंसेस के डॉक्टर विशाल वर्मा, जो चेयरपर्सन है केमिस्ट्री के डॉक्टर अनुपम भाटिया जी,
और हमारे जो इस वक्त सारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, हमारे नौजवान साथी भी हैं यहाँ स्टेज पे, शायद दीपक वधवा जी, ये सब और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा डिपार्टमेंट, उन सभी के अथक जो प्रयत्न है उसका फल आप यहाँ पे देख रहे हैं। और हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से जो 10 लाख रुपए की ग्रांट मिली है यूनिवर्सिटी को, उसके सौजन्य से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम हमारे जो बच्चे आए हैं, आपको साइंस की अलग अलग विधाओं से परिचित करवाया जाएगा। आप जाएं और देखें, यहाँ एग्जीबिशन है, एक मोबाइल एग्जीबिशन भी है, पोस्टर मेकिंग भी है, क्विज भी है, जो स्पोकन का कंपटीशन है, रिटन का कंपटीशन है। तो हर एक प्रकार से आप यहाँ से साइंस से संपन्न होके जाएंगे। जो प्रेजेंट में हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या हरियाणा की, वो पूरे तरीके से इस बात को लेकर सजग हैं कि साइंस बैकबोन होती है, आपकी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को साइंस ही आगे चलाती है। तो आप जैसे छोटे बच्चे जो है आज यहाँ आए, हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। आप न केवल साइंस के आगे नाम कमाने वाले वैज्ञानिक ही बनेंगे, बल्कि इस यूनिवर्सिटी में हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप यहाँ आएंगे और यूनिवर्सिटी का नाम और भी ऊंचा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वक्त चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हमारे माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल सिंह जी के नेतृत्व में बहुत से काम चल रहे हैं। चहुमुखी हमारा विकास इस वक्त अपनी चरम सीमा पे है। बाहर आपने देखा होगा, हमारी एक कबड्डी की जो प्रतियोगिता है ऑल इंडिया लेवल की, वो चल रही है। यहाँ साइंस कॉन्क्लेव है और इसके अलावा भी हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अलग अलग स्टेजेस पे कर रहे हैं। फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप में से प्रत्येक जो आज यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हमारे बच्चे, हर एक लेवल के बच्चे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के, हमारे माननीय, अति सम्माननीय जो मंच पर बैठे हुए आज के वक्ता, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका, और साथ में जो हमारे मीडिया से बंधु आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका यहाँ पे आना सफल हो। साइंस में आपका रुझान, अगर हमारा कॉन्क्लेव कुछ ही बच्चों का, भी मैं देख रही थी, आप में से कुछ बच्चे सच में बहुत तन्मयता से सुन रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमारे स्पीकर्स को। अगर हम कुछ भी बच्चों को प्रेरित कर पाते हैं, मानिए कि परहैप्स 5% ऑफ यू, तो वो भी हम अपने कॉन्क्लेव की सफलता मानेंगे। मैं फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपने आयोजकों को, और आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. I request Dean Physical Sciences and Chairperson Dr. Anupam Bhatia sir to kindly felicitate the Vice Chancellor of the University, Dr. Ranpal Singh ji, with a memento on behalf of the Department of Chemistry and a shawl. I request the team to kindly bring the memento and shawl on the stage. With a big round of applause. Sir has always been very supportive to us for every endeavor that we undertake. I also request coordinator of the program, Dr. Vadhva ji, Dr. Deepak Vadhva ji, to kindly join us on stage. आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए. Sir is actually our backbone, always supporting us in everything that we do. I again request them to kindly felicitate Worthy Madam Registrar, who is always very kind to us, and both in our academic and administrative endeavors, always quite helpful to us. I request Vadhva sir, Bhatia sir and Verma sir to present this small token of appreciation to Madam Registrar. और मैं वाधवा सर एक मैडम आप आए। वाधवा सर एक लाइन कहना चाहते थे, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। मैं लास्ट नॉट बट लीस्ट एक जो यहाँ +2 और 11th के बच्चे बैठे हैं उनको बताना चाहूँगा। मुझे लगता है आप प्रदीप बुक पढ़ते होंगे शायद, प्रदीप केमिस्ट्री, जो भी पढ़ते हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनकी वो किताब लिखी हुई है।
रूह खाक में मिला दे अगर मुर्तजा चाहता है, जैसे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस शब्द का, इस पूरी लाइन का एक मैं मतलब समझाना चाहूंगा, लास्ट में बस, ज्यादा नहीं। रूह खाक में मिला दे अगर मुर्तजा चाहता है, जैसे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे जमीन में दाना डालते हैं तो उसके बाद गुलिस्ता बनता है, दाना खाक में मिला दे। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी को डालना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा। धन्यवाद इन शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। I now request you all to kindly rise from your seats for national anthem. National anthem के लिए कृपया यथास्थान लीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।